जिसका दिया हुआ था उसी ने वापस ले लिया। दिल ने कहा था ये मेरा है, मगर वो तो उधार था। किसी अज्ञात शायर का ये शेर है जो इस वक्त नीतीश कुमार पर चरितार्थ होता दिख रहा है। साल था 1991। नीतीश कुमार बाढ़ लोकसभा सीट पर बहुत बड़े अंतर से जीतकर सांसद बने थे। इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। ऐसी चर्चा रही कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सीट पर भाजपा का उम्मीदवार होने के बावजूद नीतीश कुमार को अपना साइलेंट समर्थन दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को नीतीश कुमार में एक स्पार्क दिखा और उन्होंने सोचा कि यही उम्मीदवार कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता राम लखन सिंह यादव को हरा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, जनता दल टूटा और जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई, समता पार्टी। मगर जनता दल से अलग होने के बाद जब समता पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा और बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, तो यहां से जॉर्ज फर्नांडिस को लगा कि अगर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए तो लालू यादव की काट ढूंढी जा सकती है। जॉर्ज फर्नांडिस खुद कभी अपनी पार्टी का फेस नहीं बनना चाहते थे और ना ही बन सकते थे, क्योंकि एक तो वो कर्नाटक के रहने वाले थे और दूसरा कुर्मी चेतना रैली के बाद लालू यादव का विकल्प खोज रही जनता ने नीतीश को प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नेता मान लिया था। मगर भाजपा का कद समता पार्टी या नीतीश कुमार से कहीं बड़ा था। 1996 लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन था। इस अधिवेशन में जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार को भी साथ लेकर गए और अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात करवाई। भाजपा के अधिवेशन में समता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने से एक संकेत तो मिल गया कि अब दोनों पार्टियां 1996 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ सकती हैं। चूंकि यह लोकसभा का चुनाव था, तो जब सीट बंटवारा हुआ तो बिहार में भाजपा ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा और 22 सीटें समता पार्टी को दी गई। भाजपा को कुल 161 सीटें आई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि 2 सप्ताह के भीतर ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो बहुमत के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाए। मगर 1998 से 1999 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने नीतीश कुमार को कृषि जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया। 1999 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा बड़े भाई की भूमिका में रही। भाजपा ने 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 सीटें जीती और जदयू 22 सीटों पर लड़कर 18 सीटें जीतने में सफल रही। इस चुनाव में एनडीए ने 324 में से 199 विधानसभा सीटों पर लीड किया था। इस अप्रत्याशित बढ़त ने यह तय कर दिया था कि अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लालू यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार कर दिया था। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लोकसभा के नतीजों के बाद ऐसा लगा था कि एनडीए को बस एनडीए ही हरा सकती है। हुआ भी ऐसा ही। टिकट बंटवारे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट तेज हुआ। यह पहला विधानसभा चुनाव था जो भाजपा और नीतीश कुमार बिहार में साथ लड़ने वाले थे, इसलिए नीतीश कुमार भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं थे। वहीं इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव और रामविलास पासवान ने अपने लोगों के लिए अधिक सीटों की डिमांड करनी शुरू कर दी। मगर नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस इस पर सहमत नहीं दिख रहे थे। टिकट बंटवारे पर मचे इस घमासान के बीच नीतीश कुमार की समता पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। एनडीए को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। कहां तो अंदाजा था कि एनडीए कम से कम 170 से 180 सीटें जीतेगी और कहां वो बहुमत के लिए भी तरस गए। भाजपा यहां भी 67 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। भले ही इस चुनाव में एनडीए के दल अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जोर लगाया। वो 1 सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री बने भी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा जुटाने में असफल रहने के कारण फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। जैसा गुरु के साथ हुआ था, वैसा ही चेले के साथ हुआ। मगर जब पूरी पार्टी की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में थी, तो 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तय किया कि वो नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार 1 सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ओबीसी पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार ही वो नेता थे जो लालू को टक्कर दे सकते थे। उधर जेपी आंदोलन से निकले सुशील कुमार मोदी भी एक मजबूत नेता थे, लेकिन उन्होंने नीतीश की जगह लेने की कभी कोशिश भी नहीं की। बहुत सिंपल सा पैटर्न फॉलो होता आया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में जदयू 24 और भाजपा 16 सीटों पर चुनाव लड़ी। जदयू 6 और भाजपा 5 सीटें जीतने में कामयाब रही।
भाजपा का स्ट्राइक रेट तो बेहतर रहा, लेकिन भाजपा बहुमत नहीं जुटा पाई और यूपीए 1 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। भाजपा ने एक बड़ा कैडर होने के बावजूद नीतीश कुमार को बिहार का नेतृत्व सौंपा और इसके पीछे हाथ था अटल बिहारी वाजपेयी का। अब आते हैं साल 2005 में। फरवरी मार्च में हुए चुनाव का नतीजा था हंग असेंबली। रामविलास पासवान इस बात पर अड़ गए कि बिहार का मुख्यमंत्री मुसलमान ही होगा और दोनों ही गठबंधन की बड़ी पार्टियां इस शर्त को मानने को तैयार नहीं हुई। अक्टूबर में एक बार फिर से चुनाव होने थे तो तय हुआ कि पटना के गांधी मैदान में एक रैली होगी। रैली में मेन कैरेक्टर होंगे अटल बिहारी वाजपेयी और मेन एजेंडा वही ऐलान जो वाजपेयी पिछली एक रैली में भूल गए थे। अटल बिहारी उस रैली में आए। उन्होंने अपने भीतर के नेता और कवि की ताकत को एक साथ मिलाया और बोले, नया बिहार नीतीश कुमार। ऐलान हो गया और एनडीए ने इसी नारे पर बिहार चुनाव लड़ा। वोटिंग हुई, नतीजे आए। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने इस बार अकेले 87 सीटें जीत ली थी। बीजेपी को मिली 54 सीटें। दोनों को जोड़कर एनडीए का नंबर 141 पर पहुंच गया। पूर्ण बहुमत के लिए पर्याप्त सीटें। कभी मजबूत कैडर होने के बावजूद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर उनको बिहार की गद्दी सौंपी थी या लालू के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर पेश करने में मदद की थी। आज वही भाजपा चुनाव के सिर्फ 4 महीने बाद उस कुर्सी को वापस ले रही है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और अब इस बात पर मोहर लग चुकी है कि वो बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। बीच में जीतन राम मांझी का कार्यकाल छोड़ दे तो नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता का पर्याय रहे हैं। खैर, फिर से लौटते हैं साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार अपने समर्थकों के बीच अपने नाम से ज्यादा एक अलग संबोधन के लिए जाने जाते हैं, सुशासन बाबू। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। 5 दिन बाद ही उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स अभयानंद को फोन घुमा दिया। सीएम ने अभयानंद से कहा कि राज्य में पुलिस का इकबाल कायम होना चाहिए, सरकार से जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी। मुख्यमंत्री को जवाब मिला, पुलिस को सिर्फ नैतिक समर्थन चाहिए, बाकी काम खुद हो जाएगा। संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड एंड मिसरूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार में लिखते हैं कि एडीजी के इस जवाब से नीतीश कुमार कंफ्यूज हो गए। तब एडवोकेट जनरल, जो बाद में मंत्री भी बने, पीके शाही ने मजाकिया लहजे में सीएम से कहा, जब पुलिस अधिकारी पुलिसिंग में सरकार की ओर से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के काम करने को तैयार है तो क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार का साफ आदेश था कि कुछ भी हो लेकिन अपराधियों के खिलाफ तेजी से ट्रायल किया जाए, पुलिस चार्जशीट दाखिल करे, कोर्ट में केस चलवाया जाए और हर लेवल के क्रिमिनल को सजा मिलनी चाहिए। ये सब जिन लोगों के खिलाफ होना था उनकी फहरिस्त काफी लंबी थी और लिस्ट में टॉप पर नाम था सीवान के बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का, वही शहाबुद्दीन जो 4 बार सीवान के सांसद रहे, लालू प्रसाद यादव के दुलरुआ नेता रहे और लालू राज में जिनकी लगभग एक पैरेलल सरकार चलती थी। कम से कम सीवान में ये बात तो सच ही थी। शहाबुद्दीन का सीवी एक ड्रेडेड क्रिमिनल का सीवी था। सुशासन बाबू नैतिकता के उस पायदान पर नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार की जाति से ही आने वाले अशोक महतो को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मगर दूसरा पक्ष ये भी था कि उनकी पार्टी में अनंत सिंह, धूमल सिंह, मुन्ना शुक्ला और सुनील पांडे जैसे कई हिस्ट्री शीटर्स भी थे। इनमें से 2 नाम तो अभी भी उनकी पार्टी से विधायक हैं। मतलब कि सुशासन की छवि को बनाए रखने के साथ साथ बाहुबलियों के महत्व को उन्होंने कमतर नहीं आंका। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते ही कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी लेकर आए जो 2 दशक बाद भी उनकी पहचान से उसी तरह जुड़ी है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, पोशाक योजना और पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो पहली बार कोई राज्य सरकार कर रही थी। ये चुनाव जीतने के लिए कोई फ्रीबीज नहीं थी, बल्कि नए मुख्यमंत्री का अपने स्टेट के लिए एक विजन था। स्कूली बच्चों के लिए चलाई गई योजनाओं ने बच्चों को स्कूलों से जोड़ा और ड्रॉप आउट रेट कम हुए। पंचायत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई। आगे चलकर इस आरक्षण को राज्य की सरकारी नौकरियों तक में लाया गया। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके नीतीश कुमार किसी जाति के तो नहीं बल्कि जेंडर के नेता जरूर हो गए। महिलाओं ने आंख मूंद कर उन पर भरोसा किया। मगर नीतीश कुमार की पॉलिसी में दोहरा चरित्र भी दिखा। 2005 में जब उन्होंने फुल फ्लेज सत्ता संभाली तो उनका जोर इस बात पर था कि कैसे भी करके राजस्व बढ़ाया जाए ताकि फंड की कमी की वजह से कोई योजना ना रुके। और तब फैसला लिया गया कि बिहार में शराब नीति को लेकर ढील दी जाए।
लीकर पॉलिसी के उदारीकरण का नतीजा यह हुआ कि ब्लॉक लेवल पर शराब के ठेके खुल गए। महिलाओं के विरोध के बावजूद सरकार ने यह कदम उठाया। सरकार की कमाई तो बढ़ी, लेकिन पूरे बिहार में शराब ठेकों का नेटवर्क बन गया। सिर्फ शराब ठेकों और शराब माफियाओं का नेटवर्क ही नहीं बना, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए शराब की होम डिलीवरी भी होने लगी। शराब खरीदना और पीना आसान हो गया। नतीजा, एक बड़ी आबादी शराब की लत में फंसती चली गई। लेकिन 11 साल बाद इन्हीं नीतीश कुमार ने यू टर्न लेते हुए राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। हालांकि ये बात अलग है कि बिहार में भले ही ठेके बंद हो चुके हैं, लेकिन शराब बंद नहीं हुई है। पीने वालों को आसानी से शराब मिल जाती है, वो पीते हैं, और हर साल जहरीली शराब पीने से मरने वालों की खबरें भी आती हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की 11 मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक रिकॉर्ड में 2016 से अवैध शराब से लगभग 300 लोगों की मौत की सूची है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वास्तविक संख्या संभवतः कई गुना ज्यादा है। दिसंबर 2022 में बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से कम 70 लोगों की मौत हो गई, और यह इकलौती घटना नहीं थी। खैर, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ। नीतीश कुमार एक बेहतर पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बतौर नेता भी काफी पारंगत हो चुके थे। उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। राजनीतिक विश्लेषकों की बिरादरी ने नीतीश के अराइवल को 2009 के लोकसभा चुनाव में नोटिस किया, जब नीतीश ने अपने कुछ फैसलों से दिखाया कि वो पार्टी चलाने और नेतागिरी के हर खेल में पारंगत हो चुके हैं। बानगी देखनी हो तो कभी नीतीश के मेंटर रहे जॉर्ज फर्नांडिस को याद कीजिए। वही जॉर्ज फर्नांडिस जिनके साथ मिलकर नीतीश कुमार ने पहले समता पार्टी बनाई और फिर जनता दल यूनाइटेड। उन्हीं फर्नांडिस को नीतीश कुमार ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। पार्टी ने उनकी खराब सेहत को ढाल बनाया, जबकि यह माना जा रहा था कि जॉर्ज नालंदा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो जॉर्ज निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। जॉर्ज को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, और तब नीतीश कुमार के रवैये की खूब आलोचना हुई। यह वही वक्त था जब नीतीश कुमार को राष्ट्रीय मीडिया में ठीक ठाक जगह दी जाने लगी थी, और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद तो नीतीश का ग्राफ और भी ऊपर बढ़ गया। उनकी छवि सुशासन बाबू की बनने लगी थी। एनडीए में रहते हुए भी वो गुजरात वाले अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि ये उनकी छवि को बूस्ट देता था। लेकिन मोदी को पसंद ना करने की एक और वजह बताई जाती है। बिहार में जिस तेजी से नीतीश सियासी सोपान पर चढ़े, उसने उनके भीतर राष्ट्रीय स्तर पर पैर जमाने की महत्वाकांक्षा भर दी। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह लिखते हैं, नीतीश कुमार ने 2010 की अपनी जीत को बहुत ही सावधानी से अपनी अखिल भारतीय महत्वाकांक्षा की तैयारी में बदल दिया। मीडिया के लिए गुजरात और बिहार दो प्रमुख न्यूज सेंटर्स बन गए थे, क्योंकि नीतीश को एनडीए में मोदी के चैलेंजर के तौर पर देखा जाने लगा। बतौर मुख्यमंत्री दोनों के ही कामों की तुलना होने लगी थी, और यही वजह थी कि नीतीश ने भाजपा से अपना रिश्ता तब तोड़ दिया जब पार्टी ने नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव में अपना चेहरा घोषित कर दिया। नीतीश कुमार किसी भी दूसरे नेता की तरह ही अपनी छवि को लेकर कॉन्शियस रहे हैं। कम से कम शुरुआती दौर में तो थे ही, इसलिए वो लालू प्रसाद यादव की तरह खालिस भोजपुरी नहीं बोलते थे, गांव देहात में प्रचलित कहावत नहीं बोलते थे। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रही कि उनकी किसी फोटो, किसी बयान का पता नहीं क्या अर्थ लगाया जाएगा। यही चिंता तो थी कि नीतीश कुमार की एक फोटो नरेंद्र मोदी के साथ जब अखबार के फ्रंट पेज पर छपी तो वो तिलमिला उठे। उस फोटो की भी दिलचस्प कहानी है। जून 2010 की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा था। पटना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी। जैसे ही यह बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता चली, नीतीश कुमार ने अपने पुराने दोस्त और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को इत्तला की कि वो भाजपा नेताओं को अपने आवास पर डिनर के लिए बुलाएंगे। तारीख तय हुई, इन्विटेशन कार्ड छप गया। एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शामियाना भी टंग गया, लेकिन डिनर से पहले सुबह पटना के अखबारों में एक विज्ञापन छप गया, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा गया था, क्योंकि मोदी ने बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी थी। लेकिन यह थैंक यू मोदी जी वाला विज्ञापन सूबे के मुखिया को पसंद नहीं आया, क्योंकि विज्ञापन में नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार की भी तस्वीर छपी थी। ऐसी तस्वीर जिसमें मोदी नीतीश का हाथ उठाए एक जनसभा के मंच पर खड़े हैं।
फोटो देख नीतीश तुनक गए और ऐसा तुनके कि भाजपा नेताओं के लिए आयोजित डिनर ही कैंसिल कर दिया। सुशील मोदी ने नीतीश को सलाह दी, चुनाव से पहले यह सब करने से गलत मैसेज जाएगा, लेकिन नीतीश अलग ही मूड में थे। उन्होंने जवाब दिया, गलत मैसेज चला गया है और आप लोगों ने भेजा है, मेरी जानकारी के बगैर यह फोटो छप कैसे गया। लेकिन नीतीश इतने भड़के क्यों? दो वजह थी। पहली तो खुद नरेंद्र मोदी, वही मोदी जिनके सामने अब नीतीश कुमार हर रैली में भरोसा दिलाते फिरते हैं, अब आ गए हैं तो कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उनके नाम भर पर पिनक जाने वाले नीतीश के जीवन में 2024 भी आया, जब नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वो उनके पैर छूने लगे, और फिर दरभंगा की वो रैली भी जहां मंच पर नीतीश ने फिर पैर छू लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी इकलौते नहीं हैं जिनके पैर छूने को नीतीश कुमार आतुर रहते हैं। 2025 में ही पटना में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान ये मौका रविशंकर प्रसाद के लिए भी आया। इन पैर छूती तस्वीरों से नीतीश कुमार को कोई गुरेज नहीं है। गुरेज तो उन्हें उन तस्वीरों से भी नहीं है जिसमें वो भरे मंच पर अमित शाह के सामने किसी महिला का कंधा पकड़कर हर किसी को असहज कर देते हैं, और ना ही विधानसभा में दिए उस फूहड़ भाषण से दिक्कत है जिसमें वो हाथ के इशारों से सेक्स पर ज्ञान दे रहे थे। लेकिन पटना के चौक चौबारों को इन हरकतों से कई चर्चाओं को बल मिल रहा था। एक तो चर्चा यही है कि क्या नीतीश कुमार की सेहत ठीक है। बीते 2 सालों से ऐसी अफवाहें भी उड़ रही हैं कि नीतीश डिमेंशिया के शिकार हैं। वापस 2010 में चलते हैं। 2010 का चुनाव जीतने के बाद ही नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। ऐसी खबरें भी बनने लगी थी कि एनडीए 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार को चेहरा बना सकता है। नीतीश के पास बिहार मॉडल था। यह नैरेटिव था कि उनकी सरकार में बिहार एक गर्त से निकलकर बाहर आया है, और यह चर्चा सिर्फ बिहार या भारत में नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान तक में चर्चा थी कि नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पाकिस्तान में यह चर्चा 2012 में हुआ ये कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री को निमंत्रण भेजा, आग्रह किया कि वो सिंध में आकर बिहार के विकास पर बात करें, बताएं कि विकास का सीक्रेट क्या है। नीतीश ने इनविटेशन स्वीकार कर लिया। 11 लोगों का एक डेलीगेशन सीएम के नेतृत्व में दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा, और वहीं स्वागत में दीवारों पर ग्रेफिटी बनाई गई थी जिस पर नीतीश को भारत का होने वाला प्रधानमंत्री लिखा गया था। लिखी तो भारत में भी ऐसी ही बातें गईं। इंडिया टुडे ने 8 नवंबर 2012 की एक रिपोर्ट की हेडलाइन लगाई, पीएम इन वेटिंग विद क्वेश्चन मार्क। जो फैक्टर नीतीश के हाथ मजबूत कर रहे थे, वही फैक्टर उनके गुजरात के समकक्ष की भी जमीन मजबूत कर रहे थे। नरेंद्र मोदी 2012 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। दिल्ली का दौरा और दिल्ली से चलने वाले खबरिया चैनलों में उनका जिक्र बढ़ चुका था। एक बरस बाद 2013 में भाजपा ने एक ऐलान किया। नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव के लिए सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। नीतीश और उनकी पार्टी को समझ आने लगा था कि अब एनडीए से अलग होने का वक्त आ गया है, लेकिन एक आखिरी कोशिश का दौर शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने भाजपा की टॉप लीडरशिप से बातचीत की। बातचीत ने अंतिम मोहर लगा दी थी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि गठबंधन विवादित अंदाज में टूटे। इसलिए उन्होंने एक दिन तत्कालीन डिप्टी सीएम और अपने पुराने दोस्त सुशील कुमार मोदी को फोन किया। सुशील मोदी ही वो ब्रिज थे जो नीतीश को भाजपा से जोड़ते थे। नीतीश ने सुशील कुमार मोदी और भाजपा नेता नंद किशोर यादव को एक साथ मिलने के लिए बुलाया। दोनों ने आने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन मिलने नहीं गए। दोनों खेमों के बीच माइंड गेम शुरू हो गया था। भाजपा जान चुकी थी कि नीतीश अब एनडीए में रुकने वाले नहीं है। हुआ भी यही। जब दोनों तरफ से बातचीत बंद हो गई तो आखिरकार 16 जून 2013 के दिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने नीतीश के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। और इस तरह पहली बार नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई। लेकिन जिस दौर में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई लड़ने की हुज्जत कर रहे थे, उसी दौर में उनकी सरकार एक के बाद एक कई फेलियर झेल रही थी। पहले तो जुलाई 2013 में छपरा के एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई। नीतीश कुमार कभी इन बच्चों के परिवार से मिलने तक नहीं गए, जिसे लेकर खूब सवाल उठे। सवाल तो इस पर भी उठा कि नीतीश सरकार मिड डे मील की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रही है। हालांकि बाद में नीतीश ने उस गांव को एक मॉडल विलेज घोषित करते हुए कुछ काम कराए ताकि उनके प्रति पैदा हुए आक्रोश को कंट्रोल किया जा सके। जुलाई 2013 में बोधगया में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। इसी बरस पटना में भी बम विस्फोट हुआ।
उन्हीं नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान जिनसे नीतीश कुमार भिड़ रहे थे। ये घटनाएं नीतीश के सुशासन वाली छवि को बट्टा लगाने लगी थी। अभी नीतीश इन सबसे उभर भी नहीं पाए थे कि 2014 में एक खबर सामने आ गई। खबर ये कि 2006 से 2011 के बीच जिन करीब 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है, उनमें करीब 20,000 शिक्षकों ने फर्जी डिग्री लेकर नौकरी हासिल की है। गिरते ग्राफ की ही देन थी कि 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया। कांग्रेस पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बनी। अब लालू नीतीश साथ थे। इसी बीच बाढ़ से 20 साल के एक लड़के की हत्या की खबर आती है। लड़के का नाम पुटुस यादव था। सिर पर चुनाव था। पप्पू यादव ने इस हत्याकांड के आधार पर यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि नीतीश के राज में यादव सुरक्षित नहीं है। अब इस नैरेटिव का डर नीतीश से ज्यादा लालू यादव को था, क्योंकि यादव बिरादरी का एक नेता यादव लड़के की हत्या के मामले को हवा दे रहा था। उन्हें अपना वोट खोने का डर था। डर से पैदा हुआ दबाव, और इस दबाव का नतीजा था 24 जून की सुबह पुलिस की एक टीम धमक पड़ी पटना के मॉल रोड पर, जहां अनंत सिंह का विधायक आवास था। तब वो नीतीश की पार्टी के ही विधायक थे। पुलिस ने पहले घर की तलाशी ली। तलाशी में इंसास राइफल के 6 खाली मैगजीन्स मिले। पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया और बेऊर जेल में बंद कर दिया। मतलब जब सत्ता पर खतरा मंडराया तो उन्होंने अपने सबसे वफादार सिपाही अनंत सिंह को भी नहीं बख्शा। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन ने 2015 का विधानसभा चुनाव जीता और नीतीश मुख्यमंत्री बने। लेकिन आप देखिए कि नीतीश ने इसके बाद अपने पॉलिटिकल डाउनफॉल की कैसी स्क्रिप्ट लिखी। हम बहुत डिटेलिंग में ना जाकर बस आपको नीतीश कुमार के यू टर्न की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। 2017 में नीतीश महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ हो लिए। 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए में रहते हुए लड़ा, जीते और सीएम बने। मन में हिलोर उठा तो 2 साल बाद यानी 2022 में फिर कल्टी हो लिए, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, बल्कि अपनी उसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जिसकी वजह से 2013 में उन्होंने भाजपा से रिश्ते तोड़े थे। क्या थी ये महत्वाकांक्षा? बिखरे और मोदी के सामने छितराए विपक्ष को एकजुट कर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए और एक बार फिर मोदी के सामने खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए कंटेंडर बनाकर पेश किया जाए। इसी रणनीति के तहत 2023 में बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई, ताकि हिंदुत्व की लाइन पर खेल रही भाजपा को कास्ट की लाइन से टक्कर दी जाए। नीतीश कुमार ने पहल की, विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर ले आए, इंडिया ब्लॉक बना। नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया गया, लेकिन नीतीश बाबू कन्वीनर थोड़े बनना चाहते थे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उनकी तो चाहत थी कि इंडिया ब्लॉक उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी के साथ गलबैयां कर ली। हर बार पार्टी बदली, लेकिन बिहार के सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे रहे। गठबंधन में चाहे कोई पार्टी रहे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार होंगे। और इसी वजह से उन्हें लेकर यह नैरेटिव बना कि एक हाई मॉरल ग्राउंड से अपनी पॉलिटिक्स शुरू करने वाले नीतीश कुमार अब सिर्फ सत्ता लोलुप नेता रह गए हैं, जिसे हर हाल में सीएम बने रहना है। सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स में उन्हें कुर्सी कुमार कहा जाने लगा। हालांकि नीतीश कुमार की छवि को साल 2017-18 से ही बड़ा डेंट लगना शुरू हो गया था। उनकी व्यक्तिगत छवि चाहे कितनी भी अच्छी रही हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और सृजन घोटाला उनकी सरकार पर एक ऐसा धब्बा था जो उनकी सरकार को करप्ट और लॉलेस बताने का पर्याय बन गया था। मगर सरकार की छवि को सबसे बड़ा डेंट लगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले, जब प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं था जब दिन दिहाड़े किसी की हत्या अखबारों की सुर्खियां ना बनी हो। चाहे वो पारस हॉस्पिटल में कुख्यात गैंगस्टर की हत्या हो या फिर बिहार के एक बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर हत्या। सरकार पर आरोप लगने लगे कि नीतीश कुमार की सरकार में क्राइम ने एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। आरोप लगे कि पूरा स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जद में है। ऐसे आरोप पुख्ता हुए चुनाव से ऐन पहले हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड से। अनंत सिंह की मौजूदगी में पीयूष के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। आरोप लगे अनंत सिंह पर। हत्या के बाद नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया। जब सोशल मीडिया के जरिए दबाव बना तब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अनंत सिंह ने चुनाव नीतीश कुमार की ही पार्टी से लड़ा, जीतकर विधायक भी बन गए। नीतीश कुमार का कार्यकाल ऐसे कई समझौतों से भरा दिखता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा गया।
कहने को तो नीतीश कुमार का नाम आगे था, लेकिन रैलियों में उनके हाव भाव स्पष्ट बता रहे थे कि वो स्वस्थ नहीं है। विपक्षी पार्टियां और स्पेशली प्रशांत किशोर उनके स्वास्थ्य को चुनावी मुद्दा बना रहे थे। कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश के हिस्से का वोट लेकर भाजपा महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे चैप्टर रिपीट कर देगी। प्रशांत किशोर ने यहां तक दावा कर दिया था कि चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। भाजपा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जदयू सेकेंड नंबर पर रही। एनडीए के लिए ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। भले ही एनडीए की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, बावजूद भाजपा ने नीतीश की कुर्सी नहीं छीनी और वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। फिर आता है 4 मार्च 2026 का दिन। होली का रंग तो उड़ ही रहा था, लेकिन पटना और दिल्ली के पावर सर्कल्स में एक रंग कयासों ने जमाया था। कयास ये कि नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और राज्यसभा जाएंगे। इन कयासों पर मुहर लग गई 5 मार्च को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ वो नीतीश कुमार के पास गए और वहां से काफिला निकला राज्यसभा चुनाव का नामांकन करने के लिए। नीतीश कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, यानी यह तय हो चुका है कि वो राज्यसभा जाएंगे और बिहार को एक नया सीएम मिलेगा। बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिहाज से देखें तो ये तारीख याद की जाएगी, क्योंकि बिहार में सत्ता के पर्याय बन चुके नीतीश कुमार अंततोगत्वा बिहार छोड़ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और उन्हें लेकर जा रही है भाजपा। वही भाजपा जो नीतीश को उनके शुरुआती दौर में केंद्र में लेकर गई थी, रेल मंत्री तक बनाया था। वही भाजपा जिसकी गाड़ी पर सवार होकर नीतीश कुमार पहली बार पटना के एक अणे मार्ग वाले आवास यानी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे थे। अब वही भाजपा उन्हें एक अणे मार्ग से निकालकर दिल्ली ले जा रही है। समीक्षाएं होंगी कि नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया और क्या नहीं दे पाए। ये भी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि नीतीश के बाद कौन बिहार की सत्ता संभालेगा। लेकिन एक बात जो कभी झुकलाई नहीं जा सकती कि वक्त अपनी चाल चलता रहता है और कभी जो नारा लगा था नया बिहार नीतीश कुमार, वो नारा अब पीछे छूट चुका है। पर बिहार पर नीतीश की छाप जस की तस बनी रहेगी। लेकिन एक बात तो साफ है, दैट इट मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा। नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं और आपको सोचने का मौका देते हैं, ताकि आप हमें भी बता पाएं कि इस पूरे सत्ता परिवर्तन को लेकर आप क्या सोचते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी। इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर गांव।